हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के सी ए चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अब पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। तो थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन क्या है भाई? अध्यारोपण का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज, ठीक है, या बहुत सारे, यहाँ पर क्योंकि आवेश की बात करें तो आवेश के बीच में बल लगता है, तो अध्यारोपण का मतलब होता है बहुत सारे बल मिलकर किसी एक पर लगना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हम इसको कल्पना करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ पर आवेश है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q1, इधर मान चलिए Q2 हो गया, इधर मान चलिए Q3 हो गया, इधर मान चलिए Q4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर मान चलिए Qn हो गया। इस तरह से अब सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पर Qn कर दे रहे हैं, Qn। अब देखिए, अब बहुत सारे आवेश रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn ऐसे करके। तब अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा, फिर से दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल, ठीक है। अब इसको भी हम कह सकते हैं, मतलब सम बल इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी, मतलब सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन हम बात किसी एक पर करेंगे, ठीक है, कि एक पे कितना लगेगा, ठीक है। या तो हम Q1 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे Q2 कर दें, यहाँ पे Q3 कर दें, यहाँ पे Q2 भी लिख सकते हैं, Q3 भी लिख सकते हैं, Q1 यानी किसी एक को बात करना है, ठीक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर, ठीक है, दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर आरोपित कुल बल, ठीक है, इन आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये बल जितना लगाएगा, ये बल जितना लगाएगा, ये बल इस पर जितना लगाएगा, ये बल इस पर जितना लगाएगा, टोटल बल जो है उसका योग इस पर लगने वाले कुल बल के बराबर होता है। यहाँ पे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसको भी बिंदु आवेश है, चूंकि कूलॉम का नियम बिंदु आवेश पे लागू होता है। यहाँ पे मान लीजिए इस पर बल लगाएगा Q1, ये इस पर बल लगाएगा इस तरह से, ये इस पर बल लगाएगा, इस बल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब जब 2 के दबाव पर तो 1 2 2 के दबाव पर लगाएगा, इस बार ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, तो ये लिखेंगे F कितना 3 के दबाव पर ना, तो 1 3 3 के दबाव पर ये Q4 के द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, ये इस तरह से तो हो जाएगा F क्या हो जाएगा 1 4 वेक्टर, ठीक है। इस तरह से इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है। देखिए, तो Q4 के द्वारा Q1 पर लगाएगा बल, 4 के द्वारा 1 पर लगाएगा F 1 4 वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार Qn के द्वारा इस प्रकार Qn के द्वारा इस पर लगाएगा बल, इसको हम Q1 ले लेते हैं, Q1 को लगाएगा बल इधर, ये Q1 पर लगाएगा बल हट जाएगा, तो Q1 पर लगाएगा बल लिखेंगे F1n वेक्टर, ठीक है। अब सब इस पर बल लगाएगा, अब कह रहा है कि इस पर लगाएगा, मान चलो कुल के बल लग रहा है, ठीक है।
तो कुल एक बल अगर तो कह रहा है कि ये जो एक बल है इन सबका योग के क्या होगा, ये बराबर होगा। यही अधर्पण का सिद्धांत कहता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति उसको 5 आदमी मिलकर मार रहा, ठीक, तो कोई व्यक्ति हो, 4-5 को व्यक्ति हो, किसी एक के जगह एक माने किसी एक पर किसी एक को मार रहा है, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक मान के व्यक्ति है और किसी एक व्यक्ति को मिलकर मार रहा, तो अब टोटल जितना बल है, ऐसा नहीं ना कि एक व्यक्ति उसको मार दिया और दूसरा मारा तो कम होगा, नहीं, वो मारेगा तो उसको और ज्यादा होगा, तीसरा मारेगा तो और ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही कहानी इसमें भी है कि 2 या 2 से अधिक बल आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल, ठीक है, इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है, ठीक। तो अब यही हमारा अधर्पण का सिद्धांत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कथन लिखिएगा, कथन, यहाँ पे कथन लिखिएगा, ठीक है। कथन क्या लिखिएगा कि 2 या 2 से अधिक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया गया कुल बल इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है, ठीक। अब देखते हैं इसका थोड़ा कैलकुलेशन। अब मान के चलते हैं, देखते हैं हम इस चीज का नाम मान के यहाँ पर कुल बल एक वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F 2 की तरह 1 पर, तो लिखेंगे F कौन सा 1 2 वेक्टर प्लस F 1 3 वेक्टर प्लस F 1 4 वेक्टर प्लस इसी डॉट डॉट करके कितना n है ना, तो F1n वेक्टर, इसको इक्वेशन 1। ये अधर्पण के सिद्धांत से है कि लगाए गए कुल बल इनके लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशों के बराबर होता है। अब देखते हैं, अब Q2 को जरा Q1 पर लगाया गया बल मान सकते हैं, यहाँ पर F1 का मान निकालना है, अनेक Q2 ऐसे लिखो, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल तो कितना F12 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा कूलम के नियम से। अब ये इसका प्रतिकर्षण करेगा, तो जब भी प्रतिकर्षण करेगा तो दोनों के बीच जो बल है उसी बल की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी बात कर रहे हैं तो Q2 इंटू Q1 बटा में R स्क्वायर, चूंकि दूरी हमने दूरी इस तरह से लिखेंगे R 2 से 1 इतना वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखो 3 से 1 क्यूब 3 1 वेक्टर, 4 से 1 क्यूब, n से 1 क्यूब, इधर हो जाएगा। इसकी जो दूरी है r n से 1 इतना दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, तो लिखेंगे r Q2 कितना Q1 द्वारा Q2 पर, चलो यहाँ पर गलत लिखेंगे, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो इतना 1/4 पे एप्सिलॉन Q2 Q1 बटा में r दूरी के स्क्वायर होता है, दूरी ये नहीं है तो 2 1 वेक्टर का स्क्वायर। तो चूंकि ये तो अदिश है, तो एक तरफ इसको सदिश बनाना है, तो एक नाम सदिश का पता लगाएंगे, गुणा कर देंगे R21 क्या है इस तरह से। इसी प्रकार देखो क्या Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल कैसे लिखेंगे F13 301 पर इतना F31 इसके बाद लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2। अब यहाँ पे 2 का क्या लगेगा 3 के द्वारा Q3 इंटू Q1 दूरी R31 वेक्टर का स्क्वायर। इसमें एकांक सदिश प्रयोग करें, एकांक सदिश प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर एकांक सदिश का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा अदिश हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसको सदिश बनाने के लिए एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे यहाँ पर R31 क्या इस तरह से। अब इसी प्रकार पेपर ले लेंगे हम n तक है हमारा
चलो एक स्टेप और बढ़ा दें Q4 द्वारा Q4 द्वारा Q1 पर आरोपित बल किसे लिखेंगे F14 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q4 इंटू Q1 बटा में R 4 से 1 रूट 4 1 वेक्टर का स्क्वायर एकांश लगा देते हैं 4 1 का ये हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार का देखिए डॉट की भी बहुत सारे ऐसे थे यहाँ पर एन ले लेंगे यहाँ पर ठीक है। तो Qn द्वारा Q1 पर आरोपित बल बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn इंटू Q1 बटा में हो जाएगा R N1 है N1 वेक्टर का स्क्वायर यहाँ पर एक काम सदिश लगा देंगे R N1 का स्क्वायर ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 3 1 4 1 n सबका मान निकल गया। सबके मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे अब यहाँ पर देख लीजिए ठीक है नीचे कटने लगेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 1 से और शब्द उसका क्या करेंगे इसका मान को रखेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जाकर घर पर आप लोग रिवीजन कीजिएगा ठीक। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलो इसको मान रखना है ए वेक्टर बराबर अब F1 2 वेक्टर का मान रखें कितना 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 डिस्टेंस देखो ये R21 वेक्टर का स्क्वायर एकांश सदिश R21 का प्लस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1 देखो ये वाला इसके द्वारा दूरी है R31 वेक्टर का स्क्वायर। इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर एकांश सदिश तो R31 कैप प्लस अब इसको मिटा दें इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। अब इसका Qn इंटू Q1 बटा में दूरी कितना हो जाएगा R N1 वेक्टर का स्क्वायर एकांश सदिश N1 का यहाँ पर प्लस डॉट यहाँ पर कितना है 4 है ना ये यहाँ 4 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा यहाँ पर 4 क्योंकि इसका मान रखना है 4 अब प्लस इसी तरह का कितना है n है तो हो जाएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn इंटू यहाँ पर 4 कीजिए यहाँ पर Q1 बटा में क्या होगा R N4 वेक्टर का N1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R N1 का। तो सबका मान रख दिए। अब देखिए इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है 1 बटा 4 का सब में है ठीक है। अब Q1 भी सब में है तो उसको निकाल लीजिए 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको स्क्वायर है तो वेक्टर का स्क्वायर करने पर वेक्टर हट जाता है। तो लिखेंगे Q2 इंटू Q1 बटा में R21 स्क्वायर। ये यहाँ पर वेक्टर किसी भी सदिश का स्क्वायर करने पर अब वो सदिश नहीं रहता अदिश बन जाता है मतलब इसका जो वेक्टर का चिन्ह है वो हट जाता है। प्लस 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1 बटा क्या हो जाएगा R31 स्क्वायर। लो काम से R1 का प्लस 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q3 into Q1 बटा में R31 स्क्वायर एंड टू R31 कैप प्लस 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 into Q1 बटा में R41 स्क्वायर इनटू R41 कैप प्लस इसी प्रकार इसको भी कीजिए 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Qn into Q1 बटा में Rn1 का स्क्वायर इनटू Rn1 का। ठीक, अब इसमें जो कॉमन निकालने लगे क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक, ए वेक्टर बराबर देखिए कॉमन निकालें यहाँ पर तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। इसके बाद में Q1 भी है तो Q1 भी कॉमन चेंज छोड़ दें, निकालने के बाद Q2 into Q1 बटा में R21 स्क्वायर इनटू R21 का प्लस 1 बटा ये तो खत्म हो गया बाहर निकल गया, क्या बचेगा इसमें Q3 into Q1 बटा में R31 का स्क्वायर इनटू R31 का, इसमें से निकल गया 3 बचेगा, क्या हो जाएगा Q4 into Q1 बटा में R41 स्क्वायर इनटू R41 का, उसके बाद में प्लस ये निकल गया तो मिलेगा Qn into Q1 बटा में Rn1 स्क्वायर इनटू Rn1 का। तो ये प्यारे बच्चों अध्यापन का सिद्धांत का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस कूलम का नियम लगाना है, सम्मान रखना है, उसके बाद में हल करके जो कॉमन निकलने लगे उसको कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ तक हम लोग का अध्यापन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद छोटा सा टॉपिक आता है, इसके बाद में आता है अवितरित आवेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आवेशों का वितरण, इसको आप लोग घर पर जाकर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आता है, लिखेंगे आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या ऐसे और भी होता है सतत आवेशों का वितरण, सतत आवेशों सतत आवेशों का वितरण, सतत आवेशों का वितरण, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस का देखिए आपको बहुवचन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस, सतत आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस। ठीक, अब सतत आवेशों का वितरण का मतलब होगा कि मान के चलिए किसी पदार्थ पर, ठीक है, किसी पदार्थ पर हम आवेश देते हैं, तो देने के बाद क्या होता है कि उस पर आवेश लगातार फैलता जाता है। ठीक है, तो उस आवेश को हम बोलते हैं वितरण, फैलने वाला जो आवेश होता है उसको कहते हैं वितरण। वितरण मतलब आवेशों का एक तरह का फैलना। ठीक है, आवेशों का अलग अलग क्षेत्रों में जाना। तो सतत मतलब लगातार, आवेश मतलब चार्ज आप लोग जानते हैं, तो सतत आवेशों का वितरण मतलब लगातार आवेशों का वितरण यानी फैलाव। अब देखिए जिस जैसे जो आकृति होती है उस तरह का उसका वितरण होता है। तो ये कहीं ना कहीं 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, आवेशों का वितरण 3 तरह का होता है, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण।
तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण या आयतन वितरण। आयतनिक आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनिक आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण में इसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, इसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ये चीज लिख लेना। इसके बाद में होता है आयतनिक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। तो इस तरह का तीन तरह का आवेश का वितरण होता है। आवेश का सतत आवेश का वितरण मतलब डिफाइन करके यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग लगेगा सतत आवेश का वितरण, डेफिनेशन लिखिएगा। जब किसी पदार्थ पर लगातार आवेश दिया जाता है तो उन आवेशों को उस पदार्थ पर फैलना ही सतत आवेशों का वितरण कहलाता है। ठीक है, अब लिखिएगा सतत आवेशों का वितरण का प्रकार। ठीक है, या आवेश वितरण का प्रकार ऐसे दे सकते हैं, आवेश वितरण का प्रकार। तो ये तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। क्लियर? अब बारी बारी से हम तीनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण, अब रेखीय आवेश वितरण का मतलब हुआ कि एक लंबी छड़ की बात की है, लंबी पदार्थ की बात कीजिए। जैसे मान चलिए कोई एक पदार्थ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई एक पदार्थ है। ठीक, इस पदार्थ को हम बाहर से आवेश दिए, ठीक, और धन आवेश से आवेश कुछ भी हो, तो इस पर जब चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस पर पूरी तरह से फैलना स्टार्ट करेगा। इस तरह की ये चार्ज इसके सतह पर क्या करेगा, फैलेगा। तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, यानी जब आवेशों का वितरण किसी पदार्थ के लंबाई के अनुदिश होती है, तो मैंने क्या बोला कि जब आवेशों का वितरण किसी पदार्थ के लंबाई के अनुदिश होगा तब उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ के लंबाई के अनुदिश होने वाले वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी पदार्थ के लंबाई के अनुदिश होने वाले वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण बराबर होता है कुल आवेश बटा में लंबाई, पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की लंबाई, कुल आवेश बटा पदार्थ की लंबाई। तो रेखीय आवेश वितरण को हम सूचित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण का से लैम्डा सूचित करते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा कुल आवेश क्यू, लंबाई मान लीजिए यहाँ पर कितना है एल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला रेखीय आवेश वितरण का। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बटा में क्या हो जाएगा एल, क्यू बटा में एल। अब यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा आवेश का मतलब होता है कूलम, ये लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, मतलब कूलम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये सभी जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे,
ठीक है। तो उसमें सब ये काम आने वाले, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, आयतन आवेश वितरण, सब ये सब फॉर्मूला उसी में काम आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, पढ़ना जरूरी है इसको। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको बिना जाने हम आगे वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो सबसे पहला क्या है, रेखीय आवेश वितरण। तो किसी पदार्थ के लंबाई को अनुदिश होने वाले वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण का होता है कुल आवेश बटा कुल लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर, रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा सूत्र कहते हैं, लैम्डा बराबर q बटा में l, ठीक है। अगर रेखीय आवेश घनत्व की बात करें, ध्यान दीजिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, जब रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो एकांक लंबाई की बात हो जाए, क्योंकि लंबाई को क्या मानना पड़ेगा, 1 मीटर मानना पड़ेगा या एकांक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, q, इसमें मान रखेंगे। तो कहने का मतलब किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में होने वाले आवेश वितरण को, ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में होने वाले आवेश वितरण को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब एकांक लंबाई की बात की जाएगी तो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। और जब पूरी लंबाई की जब बात की जाएगी तो रेखीय आवेश वितरण, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, अगला नंबर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण ये क्या है भाई। अब सबसे पता चला कि जब आवेशों का वितरण पदार्थ के पृष्ठ पर हो, ठीक है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेशों का वितरण पदार्थ के पृष्ठ पर हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि कोई समतल चालक है, ठीक है, या कोई समतल कोई पदार्थ, और इस पर जब आवेश देंगे बाहर से तो ये पूरे इसके सरफेस पर क्या करेगा, ये फैलेगा, पूरे इसके सतह पे चार्ज का होगा, ये फैलेगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण होता है पृष्ठीय आवेश वितरण बराबर होता है कुल आवेश बटा में सतह का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सूत्र करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। तो कुल आवेश q, सतह का क्षेत्रफल मान के लिए क्या होता है, a, ये हो जाएगा, a क्या है, सतह का क्षेत्रफल है। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब ये फॉर्मूला हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण बराबर कुल आवेश बटा में सतह का क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा q बटा में क्या हो जाएगा, a, ये छोटा सिग्मा है, q बटा में a, q कुल आवेश है, a का सतह का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। मात्रा की बात करें, जब मात्रा की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा और लास्ट, तीसरा देखिए, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब आयतन मतलब अब किसी पदार्थ के आयतन में, ठीक है, किसी पदार्थ के आयतन में होने वाले आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो जैसे मान चलिए कोई ये गोला हुआ, ठीक है, और इसमें जो भी आवेश देंगे तो ये बाहर, ये पूरे या अंदर ये सब जाएगा, ये सब, ठीक है। और इसमें जो बाहर से जब आवेश देंगे कि पूरे एरिया में फैलेगा, ठीक है। तो अब इस आवेश वितरण को बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। तो वही फॉर्मूला पहले की तरह हो जाएगा, तो आयतन आवेश वितरण बराबर
आयतन आवेश वितरण बराबर हो जाएगा कुल आवेश Q बटा में इसका आयतन V, ठीक है। तो आयतन आवेश वितरण को हम सूचित करते हैं रो से, क्या रो से, रो बराबर Q बटा में V। यहाँ पर इसका मात्रक की बात करें, जब इसका मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का क्या कूलम, आयतन में का मीटर की होता है ना, तो कूलम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मान भी रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से मान भी रख सकते हैं 3/4 पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखना कोई जरूरी नहीं, बस इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोगों का विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो इसको पहले आप लोग जाकर रिवीजन कीजिएगा बार बार, इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक है, और उसमें जो भी डाउट होगा आप लोगों का तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू।